हेलो दोस्तों, आप सभी का द लॉजिकल इंडियन यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं एडवोकेट पंकज कुमार त्रिपाठी और आज बात होगी मायावती जी की। दोस्तों, लोकसभा का 2024 में जो चुनाव होने वाला है वो मायावती जी के लिए एक परीक्षा की घड़ी है। एक नेता के रूप में ये कितनी मजबूत हैं या कि ये दबाव डालने पर मजबूर हो सकती हैं, इसको जांचने वाला समय आ गया है। अब तक भारत में आगामी लोकसभा चुनाव को देखते हुए दो तरह के गठबंधन बन चुके हैं। एक बीजेपी यानी मोदी सरकार के समर्थन वाला एनडीए और दूसरा विपक्ष यानी कांग्रेस के साथ शेष दलों का गठबंधन यानी इंडिया। एनडीए बनाम इंडिया का चुनाव होना है, इसमें कोई संदेह नहीं है। अभी तक बीएसपी की ओर से यही कहा गया है मायावती जी द्वारा बार बार कि बीएसपी किसी भी अलायंस में नहीं रहेगी, अकेले रहेगी। और जब कभी अकेले चलने की बात हो रही है तो यह मानकर देखा जा रहा है कि अकेले चलने का मतलब विपक्ष को कमजोर करना, क्योंकि इस समय जो इनकी पार्टी के समर्थक हैं, इनकी पार्टी के मतदाता हैं या इनको चाहने वाले लोग हैं, उन लोगों को सबसे बड़ा खतरा वर्तमान सरकार से दिख रहा है, मोदी सरकार से दिख रहा है, भाजपा से दिख रहा है, आरएसएस से दिख रहा है। इसके पहले दोस्तों उनको खतरा नहीं दिखता था। इसके पहले उनको यह था कि हमारा नेता चाहे 2 वोट हमारे पास है, चाहे 200 वोट है, चाहे 2000 वोट है, चाहे वो 1 सीट पाए, 2 सीट पाए, 200 सीट पाए, हमें अपने नेता को वोट करना है। चाहे वो राजा बने न बने, बन जाए तो अच्छी बात, या कोई बन जाए कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हम अपने नेता को वोट देंगे। लेकिन दोस्तों इस बार जो हाहाकार सन 2019 के बाद से हो रहा है देश में, इस पार्टी का बीएसपी का मतदाता वर्ग संविधान को लेकर के बहुत ज्यादा चिंतित है। इसमें कहीं कुछ छुपा हुआ नहीं है कि आरएसएस मनुस्मृति की वकालत करता रहा है। जब संविधान निर्माण हुआ था उस समय आरएसएस प्रमुख गोलवलकर थे। उन्होंने कहा था कि हमें एक नई पोथी की जरूरत नहीं है, हमारे पास तो पहले से ही मनुस्मृति है। हमें एक तिरंगे की 3 पट्टे वाले झंडे की जरूरत नहीं है, हमारे पास पहले से ही भगवा है। और आरएसएस उन्हीं की पूजा करती है। आप देखा करिए कि आरएसएस के लोग गोलवलकर की ही पूजा करते हैं। यहां तक कि प्रधानमंत्री मोदी भी अगर आरएसएस कार्यालय में कहीं पूजा करते हैं तो गोलवलकर का ही चित्र होता है। सर्वाधिक चित्र जो है गोलवलकर के होते हैं, जो दूसरे सरसंघ चालक थे। तो दोस्तों इनका मतदाता वर्ग इतना प्रबुद्ध है, इतना समझदार है कि वह इस भय को जान रहा है कि चाहे संविधान की जितनी भी कस्में खाई जाएं, किसके द्वारा? मोदी सरकार द्वारा, बीजेपी के लोगों द्वारा, लेकिन क्योंकि इनके नीति नियंता आरएसएस के लोग होते हैं, इसलिए संविधान को ये चाहे अंदर से खोखला करेंगे या बाहर से कमजोर करेंगे। और इसलिए जब संविधान कमजोर होगा तो चाहे हमारा नेता कहीं भी हो, कैसा भी हो, हमारा अस्तित्व खतरे में पड़ जाएगा। ये बात बहुत अच्छे से बीएसपी के मतदाता मायावती जी के समर्थक जानते हैं। बल्कि मैं ये कह दूं कि अगर सबसे अधिक कोई संविधान को लेकर चिंतित और सतर्क दिख रहा है तो वो मायावती जी का ही मतदाता है या वो दलित समाज है। अब इनकी मजबूती क्या है? पहले मजबूती पर चर्चा करूंगा दोस्तों, फिर मजबूरी पर। मजबूती में जरा देखिए दोस्तों, ये 18 फरवरी 2024 का बिजनेस टुडे अखबार है जो लिखता है कि लोकसभा इलेक्शन 2024 कांग्रेस इनवाइट्स यानी बुलाती है मायावती लेड बीएसपी, मायावती जी की पार्टी बीएसपी को टू ज्वाइन इंडिया ब्लॉक, इंडिया गठबंधन ज्वाइन करने के लिए। आज हम लोग 28 फरवरी को ये वीडियो बना रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं। आज से 10 दिन पहले 18 फरवरी को कांग्रेस ने बीएसपी प्रमुख मायावती जी से आग्रह किया है कि आप इंडिया ब्लॉक में शामिल हो जाइए। यानी इंडिया गठबंधन द्वारा इनको अपनी तरफ बुलाया जाना इनकी मजबूती है। उधर अगर एनडीए में जाने की बात कर दें तो मुझे तो लगता है कि हाथों हाथ ले लिया जाएगा।
लेकिन जनता इनके साथ से हट जाएगी तब समस्या है। तो मजबूती इनकी ये है कि इनको दोनों ही ब्लॉक एनडीए और इंडिया अपनी अपनी तरफ लेना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि इनका मतदाता वर्ग इनके साथ जुड़ा होता है, ये इनकी मजबूती है। क्योंकि ये एकमात्र ऐसी दलित नेता हैं जो किसी एक पार्टी की प्रमुख हैं और वो पार्टी नेशनल पार्टी का दर्जा प्राप्त की हुई है। ये कोई एक ऐसी दलित नेता हैं जो अपनी पार्टी के सारे फैसले खुद लेने में सक्षम हैं। ये एकमात्र ऐसी दलित नेता हैं जो अपनी सरकार बनाकर चला चुका है। इसके अलावा तमाम दलित नेता लोग पार्टी बनाए हुए हैं जिसमें दलित समाज आता है, चाहे वामन मेश्राम जी हों, चाहे चंद्रशेखर आजाद रावण जी हों, चाहे बिहार में जीतन राम मांझी जी हों या राजरत्न आम्बेडकर जी हों। इसके अलावा महाराष्ट्र में एक रिपब्लिकन पार्टी वाले आठावले जी हों, और अगर दलित समाज से ही हम जोड़ें तो पासवान जी की पार्टी, लोक जनशक्ति पार्टी अब जो दो गुट में बंट गई है। लेकिन इनमें से कोई भी पार्टी, कोई भी नेता मायावती जी के कहीं आधे पर भी नहीं ठहरता। कारण क्या है कि इनका कैडर पूरा बना हुआ है, इनकी पार्टी कई बार सरकार में रह चुकी है, तो ये इनकी मजबूती है। इनकी मजबूती का एक और कारण इनका सख्त प्रशासक होना है। जब कभी ये यूपी में सत्ता में रही हैं, चाहे गठबंधन से या एक बार खुद से पूर्ण बहुमत की सरकार, कभी भी इन्होंने लोक व्यवस्था से, कानून व्यवस्था से समझौता नहीं किया। यहां तक कि अपने ही सांसद को इन्होंने गिरफ्तार करवाने का साहसपूर्ण कारनामा किया था। इनके समय में उत्तर प्रदेश में थानों को निर्देश था कि एफआईआर लॉन्च करना है, एफआईआर कोई कराने जाए तो दर्ज करना है। आज की सरकार हो, चाहे योगी जी की या अखिलेश यादव जी की या उसके पहले की सरकारें हों, आमतौर पर भारत में एक परंपरा है कि सरकार का एक अपरोक्ष आदेश होता है, दबाव होता है थानों पर कि एफआईआर ज़्यादा मत लॉन्च करो, क्योंकि एफआईआर के आधार पर ही अपराधों की संख्या गिनी जाती है और राज्य बदनाम हो जाता है। लेकिन मायावती जी ने वो साहस किया था कि गणना बढ़ने दो, चाहे गिनती में जितना भी आंकड़े में अपराध बड़ा दिखाई दे, कोई अगर एफआईआर लिखवाने आता है तो उसकी एफआईआर दर्ज करो। और इससे बहुत ज़्यादा कानून व्यवस्था चुस्त दुरुस्त थी। तो ये इनकी मजबूती का कारण है। इनकी मजबूती का एक और कारण पहले बता दें कि इनको डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बाद कांसीराम और उनके बाद दलित नेता के रूप में देखा जाता है। यानी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जो रक्त वारिस राजरत्न अंबेडकर जी हैं, उनको उस रूप में नहीं देखा जाता जिस रूप में मायावती जी को देखा जाता है। तो इस तरह से ये अपने आप में बहुत सारे कारणों से मजबूत हैं। लेकिन अब मजबूरी क्या है इनकी? मजबूरी इनकी ये है, जो पहली बार पैदा हुई है, कि इस बार इनका मतदाता वर्ग इनको सत्ता में बनाने बिगाड़ने से ज्यादा संविधान को लेकर चिंतित है। क्योंकि इस समय की स्थिति यह है दोस्तों, सच्ची बात है, जो समाज से दिखाई दे रहा है कि बहुत तेजी से दलितों पर हमले बढ़ गए हैं। आए दिन हमले सुनाई दे रहे हैं और उन पर अब तो मीडिया में भी चर्चा होती नहीं है, पहले हुआ करती थी। और सामूहिक हमले हो रहे हैं, कहीं किसी आयोजन में हमले हो जाना, कहीं किसी गांव में बारात जाने पर हमले हो जाना, ये बड़ी तेजी से बढ़ गया है। खासकर 4-5 साल पहले से ज़्यादा बढ़ा है। और ऐसे में कहीं भी इनकी प्रतिक्रिया नहीं आती है। तो जब समाज का नेता समाज के लिए नहीं बोलता है, चुप हो जाता है, तो समाज पर हमले और बढ़ जाने पर समाज असहाय महसूस करता है। और ये जो हमला बढ़ा है वो कहीं ना कहीं हमलावरों को सत्ता का समर्थन प्राप्त है, यानी बीजेपी से वो जुड़े हुए लोग हैं। 99% हमलावर जो है बीजेपी से जुड़े हुए हैं। ऐसे में वर्तमान दशा ये है कि इनका मतदाता वर्ग बीजेपी यानी वर्तमान की मोदी योगी सरकार से चिढ़ा हुआ है। याद करिए कि कभी जब सपा बसपा में खूब टकराव चलता था तो ये हमला सपा के आने पर सपा के लोग करते थे। तब उस समय इनके मतदाता वर्ग को बीजेपी को लेकर उतनी आपत्ति नहीं थी। भले वो इनको सीएम बनाना चाहता था, वोट इनको देता था, लेकिन उसकी प्रमुख चुनौती थी सपा, जो सच्चाई है, जो वास्तविक तथ्य है। यही स्थिति सपा की भी थी कि उसके मतदाता वर्ग बसपा से ज्यादा चिढ़ते थे, भले बीजेपी थोड़ी बहुत स्वीकार्य थी उनको। लेकिन ये पहली बार ऐसा हो रहा है 2024 के चुनाव में कि चाहे सपा का मतदाता वर्ग हो या बसपा का मतदाता वर्ग हो, ये दोनों बीजेपी को सबसे बड़ा दुश्मन मान रहे हैं।
पहले जो केवल मुस्लिम समाज की सोच थी, अब इन दोनों ही पार्टियों के जो मतदाता वर्ग बचे हुए हैं मुस्लिम समाज के अलावा, उनकी भी यही सोच है कि चाहे कुछ भी हो जाए बीजेपी नहीं आनी चाहिए। और यही कारण है कि वो कांग्रेस के साथ चल करके बीजेपी को हटाने के लिए सारे के सारे मतदाता वर्ग एक साथ आने को तैयार हैं। बहुत सारे आंदोलनों में सबको एक साथ देखा जा रहा है, चाहे वो किसान आंदोलन हो, चाहे ईवीएम हटाओ आंदोलन हो, चाहे वो बेरोजगारी हटाओ आंदोलन हो, चाहे वो अग्निवीर योजना के खिलाफ आंदोलन हो, चाहे 69,000 शिक्षकों की भर्ती के खिलाफ आंदोलन हो, चाहे सिपाही भर्ती परीक्षा जो लीक हो गई उसके खिलाफ आंदोलन हो। इन सभी आंदोलनों में आंदोलन करने वाले लोगों को यह देखा जा रहा है कि चाहे वो बीएसपी के समर्थक हों, सपा के समर्थक हों, कांग्रेस के समर्थक हों, यहाँ तक कि राष्ट्रीय लोकदल भले चली गई है एनडीए में, लेकिन उसके समर्थक, ये सब के सब लोग एक साथ एक प्लेटफॉर्म पर आने को तैयार हैं बीजेपी से मुकाबला करने के लिए, मोदी सरकार को बदलने के लिए। ऐसे में इनकी मजबूरी ये है कि जो पहले इनके पास विकल्प था कि ये चाहे तो इधर कांग्रेस की तरफ हो जाएं, चाहे तो भाजपा की तरफ हो जाएं, इस बार व्यक्तिगत तौर से इनको तो ऑफर है, लेकिन इनका मतदाता वर्ग इस वक्त तैयार नहीं है, इनको बीजेपी के साथ जाते नहीं देख सकता। तो ये इनकी मजबूरी है, यानी नेता अपने समर्थक से दूर नहीं जा सकता। तो ये इनकी मजबूरी हो गई कि इनका मतदाता वर्ग पहली बार इन पर दबाव डाल रहा है। यानी अब तक तो फैसले ये ले रही थी, अब मतदाता वर्ग पहली बार, जब से ये पार्टी बनी है दोस्तों, तब से पहली बार एक ऐसी स्थिति आई है बसपा के बारे में कि जब उसका मतदाता वर्ग स्पष्ट मांग कर रहा है कि आप इधर रहिए। इसके पहले वो कहता था जहां हमारी नेता रहेंगे वहां रहेंगे। इसका मतलब है कि पानी यहां तक आ चुका है। मतदाता वर्ग यानी समाज यानी जनता में वर्तमान सरकार को लेकर आक्रोश इतना ज़्यादा है, परेशानी इतनी ज़्यादा है, भय और दहशत इतनी ज़्यादा है कि वो अपने नेता की तरफ भी देख करके विश्वास नहीं कर पा रहा है, बल्कि नेता से अपेक्षा कर रहा है, उसको सुझाव दे रहा है कि आप उधर नहीं इधर रहिए। अब इतना ही नहीं है, अगर ये अलग चुनाव लड़ती हैं तो भी मतदाता वर्ग को सुकून नहीं है। आपवादिक बातें छोड़ दी जाएं, मतदाता वर्ग वोट के मामले में बंटना नहीं चाह रहा है, तो इनके अलग लड़ने पर भी फायदा किसका है? बीजेपी का। ये सब लोग जानते हैं, ये एकदम पब्लिक डोमेन में एक ऐसा तथ्य है जिसको बच्चा बच्चा जान रहा है, जो राजनीति जान रहा है। इस तरह से इनके पास अब दो विकल्प तो खत्म हो गए, अलग चुनाव लड़ने का और बीजेपी के साथ जाने का। एकमात्र विकल्प बचा और वो है इंडिया गठबंधन में आकर के शामिल होकर चुनाव लड़ने का। लेकिन अभी तक इन्होंने पत्ते नहीं खोले, और जब भी कभी मुंह खोला है, ट्विटर से लिखा है या बोला है कुछ, तो इन्होंने यही बोला है कि हम न तो इधर रहेंगे न उधर रहेंगे, बीएसपी अलग से चुनाव लड़ेगी। दोस्तों, अब सवाल यह बनता है कि जब किसी नेता का मतदाता वर्ग स्पष्ट मांग कर रहा हो और उधर जो है उसको ज्यादा लोगों का समर्थन भी दिख रहा हो, लड़ाई प्रदेश की है भी नहीं, केंद्र की है। अगर केंद्र में 80 की 80 सीटें यूपी में जीत जाएं तब भी इनको समर्थन देना है या लेना है। यानी जिस सरकार का, दिल्ली के केंद्र के जिस सरकार का चुनाव हो रहा है, उसमें ये अकेले तो सत्ता में कभी आ ही नहीं सकती। अगर वर्तमान में इनकी लोकप्रियता को 100% पर करके पूरा का पूरा वोट इनको दिला करके और इनको जितना भी इनका मतदाता है उसी से सरकार बनाई जाए तब भी, क्योंकि 80 से ज़्यादा सीट जीते नहीं पाएंगी। एक प्रदेश में इनका जनाधार है, 1-2 सीट मध्य प्रदेश, 1-2 सीट पंजाब, 1-2 सीट राजस्थान। तो अगर अधिकतम हम कर दें, 100% भी कर दें कि जहां भी इनका प्रत्याशी अब तक खड़ा हुआ सब चुनाव जीत जाएगा, तो भी बस 80-90 सीटों पर चुनाव लड़ने वाली पार्टी। तो मेरे कहने का अर्थ यह है दोस्तों कि इनको भी यह पता है कि किसी न किसी तरफ तो होना ही है, चाहे चुनाव के समय या चुनाव के बाद। यह भी बात मतदाता वर्ग जान रहा है, फिर भी ये नेता किसी के भी साथ न जुड़ने की बात करके परोक्ष रूप से मोदी सरकार यानी केंद्र यानी बीजेपी यानी आरएसएस को मजबूत करते हुए क्यों दिख रही हैं। अब मैं बात करूंगा मजबूरियों की। देखिए दोस्तों, नेता के सामने दो ही मजबूरियां होती हैं। एक उसके समर्थकों के दबाव की, जनता के दबाव की, जनता की चाहत की, उस समय के वातावरण के अनुसार फैसला लेना होता है, और दूसरा उसके खुद की अपनी। जहां तक इनके मतदाता वर्ग की बात करें,
मैं यहां से दिल्ली तक और मीडिया के माध्यम से पूरे भारत में देख रहा हूं कि सबसे ज्यादा अगर संविधान लेकर कोई सड़कों पर चल रहा है तो वह इन्हीं का मतदाता वर्ग है। यानी मतदाता वर्ग तो स्पष्ट है कि आपको इधर चलना ही है, और यह तो एक तरह से ताकत है, जगाना ही नहीं है। मतदाता वर्ग यूं ही जागा हुआ, बस केवल मुंह से बोलना है कि ठीक हम इधर के लिए हो गए। तो फिर अब आती है व्यक्तिगत मजबूरी। व्यक्तिगत मजबूरी दो तरह की होती है, या तो नेता करप्ट हो और या फिर डरपोक हो। कोई भी नेता मजबूर कब होगा? जब वो या तो करप्ट हो और या डरपोक हो। अगर हम करप्ट होने की बात करें तो इक्का दुक्का नेता को छोड़ करके किसी भी नेता के बारे में नहीं कहा जा सकता कि वो करप्ट नहीं है। अगर मायावती जी बड़े बड़े आलीशान महल में रहती हैं तो या तो पार्टी के चंदे से बना है और या फिर करप्शन से बना है, क्योंकि कोई वेतन, कोई सैलरी इतनी हो ही नहीं सकती, चाहे कोई भी नेता हो। मैं तो कहता हूं कि लखनऊ के गोमती नगर में जितना बाबुओं के घर बने हैं, हर जाति वर्ग के लोग हैं बाबुओं के, वो कहां से उनकी इतनी सैलरी आ गई? तो करप्शन तो इस देश में जीवन में जैसे नमक खाया जाता है, पानी पिया जाता है, उस तरह का है। अब तो क्या उस करप्शन से इनको डरना चाहिए? कदापि नहीं डरना चाहिए, क्योंकि जनता का सारा वर्ग ये जानता है कि सारे नेता लगभग करप्ट हैं, और जब सारे नेता करप्ट हैं तो हमारे ही नेता पर एक्शन क्यों? ऐसे में अगर इनके खिलाफ कोई कार्रवाई होती है तो इनके मतदाता वर्ग में और ज्यादा जोश बढ़ेगा कि हमारे नेता को दबाने के लिए ऐसा हो रहा है। लालू प्रसाद यादव जी पर चारा घोटाला के आरोप साबित हुए हैं और वो जेल में हैं, लेकिन नेता को मजबूती कहां से मिल रही है कि इस बात से उसके मतदाता वर्ग में सहानुभूति पैदा हो रही है उस नेता के लिए कि हमारे ही नेता को क्यों जेल में डाल रहे हैं और नेताओं को क्यों नहीं डालते। तो नेता के लिए तो एक अवसर है। तो पहली बात तो यह कि नेता अगर भ्रष्ट है तो थोड़ा डरता है, लेकिन यहां पर तो अगर ऐसा कुछ है भी तब भी नहीं डरना है, क्योंकि ऐसी कोई नेता नहीं है कि ये जेल जाएंगे तो मतदाता वर्ग कहेगा अरे ये तो करप्ट थी भाग जाएगा। नहीं, वो कहेगा कि सदियों तक न जाने कितने लोग कितना करप्शन किए, हम पहली बार अगर हो ही गया तो क्या दिक्कत है, समाज के लिए किया। यानी इनके पास मतदाता वर्ग का जो हुजूम है, जो समर्थन है, वो और बढ़ जाएगा। दूसरा डर होता है जेल जाने का। अगर कोई नेता जेल जाने से डरता है दोस्तों, तो फिर उसके नेता होने पर सवाल होगा। करप्ट होने को मैं उतना बुरा नहीं मान रहा हूं जितना डरने को बुरा मान रहा हूं। अगर नेता ही डरेगा तो समाज कैसे लड़ेगा? एक तो नेता सामने एक तरफ खड़ा रहेगा, पीछे जनता है, जनता में साहस भी है, तब भी नेता रोक देगा। और डर किस बात का? क्या यह सरकार किसी को गोली मरवा देगी? इनको तो कदापि नहीं छू सकती। पूरे भारत में इनका विस्तार हो जाएगा पार्टी का तत्काल। अब बल्कि यहीं से इनकी मजबूरी में एक बात कही जाती है कि कांसी राम जी उत्तर प्रदेश में बीएसपी का विस्तार कर गए थे। उनके रहते ही 1995 में मायावती जी मुख्यमंत्री बन चुकी है। पूरा कैडर उन्होंने खड़ा कर दिया था, पंजाब में भी कुछ इलाकों में। लेकिन उनके जाने के बाद इस पार्टी का अन्य राज्यों में जो विस्तार होना चाहिए था वो बिल्कुल नहीं हो पाया, जबकि पूरे भारत का दलित समाज सबसे बड़ा दलित नेता इनको मानता है, देखता है। ये अलग बात है कि जहां उसको जो नेता मिलता है उसको वोट देता है, चाहे कांग्रेस को दे या वहां के लोकल दल को दे, लेकिन इनको मानता है। ऐसे में अगर ये चाहे तो इनके पास और ज्यादा विकसित होने का बहुत गजब का अवसर है। और ये एकमात्र ऐसी नेता हैं जो राष्ट्रीय पार्टी होने का तीसरा विकल्प पेश कर देंगी समाज में। एक बीजेपी, एक कांग्रेस और तीसरा बीएसपी। ऐसे में इस नेता का चुप रहना, शांत रहना, ऐन चुनाव के वक्त पर भी कोई जनसभा की बात न करना, कहीं किसी मुद्दे पर न बोलना, ईवीएम पर एकदम से चुप रहना, जबकि इनका मतदाता वर्ग सड़कों पर है। मैंने एक दिन लिखा था मायावती जी क्यों नहीं बोल रही हैं। मेरे एक दर्शक ने बहुत तीखी बात लिखी कि मायावती जी ने क्या ठेका ले रखा है। अरे महोदय, मायावती जी नहीं ठेका लेंगे तो फिर वो नेता क्यों है? नेता तो ठेका लेकर ही आता है, पैदा होता है ठेका लेकर।
मैं ही संविधान इतना बता रहा हूं, पढ़ा रहा हूं, तो क्या मैंने ठेका ले रखा है? हर उस बुराई से लड़ने का ठेका नेता लिया है जो बुराई समाज को सताती हो, जो समाज के साथ अन्याय पैदा करती हो। बल्कि उन्होंने यह भी लिख दिया था कि जो ईवीएम लाए हैं वो हटाएं, तो फिर तो जो मनुस्मृति लाए वो हटाए, जो जमींदारी लाए वो हटाए। ये तो कोई तर्क ही नहीं है महोदय। जो लाया है वो क्यों हटाएगा? उसको तो फायदा है उसमें। अगर इसी सूत्र पर चला जाता तो महात्मा गांधी कहते हम क्यों देश आजाद कराए, जो गुलाम किया वो आजाद करें। ऐसे नहीं होता। मायावती जी की खामोशी और ऐसे वक्त पर जबकि देश में समाज में हाहाकार है, इनकी किस मजबूरी के कारण से है, ये कयास तो लगाया जा सकता है, लगाया जा रहा है, लेकिन ये चिंतित करने वाला है, ये ठीक नहीं है। इनको देखना होगा कि इनके शिथिल होने से ही दलित समाज में, क्योंकि बीएसपी की पूरी बागडोर इनके हाथ में है, कोई विकल्प भी नहीं पैदा हो सकता बीएसपी के मंच से। अब तो इन्होंने अपने भतीजे आनंद जी को दे दिया है चाबी, जो कभी किसी जनसभा में या किसी कार्यक्रम में या कहीं संघर्ष करते देखे ही नहीं गए। पालने में पले हुए नेता जब तक संघर्ष में नहीं तपेंगे तब तक वो विकास नहीं कर पाएंगे अपनी पार्टी का, अपने मतदाता वर्ग का और देश का। राहुल गांधी भी कभी नहीं कर पा रहे थे, आज ये पैया पैया चले हैं तब समझ में आया है। जयंत चौधरी भी ऐसे ही थे, लेकिन अब झटका लगा है तो चले हैं। तेजस्वी को झटका लग ही रहा है। हेमंत सोरेन जेल गए, अखिलेश यादव को झटका पे झटका जब लग रहा है तब समझ में आ रहा है कि यह बापू की उपलब्धि थी, इतना आसान नहीं है संभालना। तो चाहे कोई भी किसी को नेता बना दे, लोकतंत्र की यह खूबी मैं कहूंगा, खामी नहीं कहूंगा, खूबी कहूंगा कि और अच्छा हो रहा है कि तुम्हारे बाप के नाते, तुम्हारी दादी के नाते, तो अपनी बुआ के नाते चलो कुर्सी पा जाओगे, लेकिन लोगों का भरोसा तो तुम्हें खुद जीतना होगा और उसमें वक्त लगेगा। अगर मायावती जी आज कोई फैसला न करें, चुप रह जाएं और केवल आकाश आनंद के जिम्मे छोड़ दें, तो उनके फैसलों पर उस मतदाता वर्ग का वो भरोसा नहीं रहेगा। अभी इन्हें ही फैसला लेकर आगे बढ़ना होगा और जनता के पक्ष में बढ़ना होगा। तो दोस्तों, यही कारण है कि दलित समाज संविधान में उपलब्ध संरक्षणों की जिसको सबसे ज्यादा जरूरत है, अगर संविधान थोड़ा भी कमजोर पड़ा तो सबसे पहले इसी समाज पर दिक्कत आएगी। मैं एक बात इशारे में कह दूं कि मुसलमान तो बहाना है, दलित पर निशाना है। जो भी परंपरा में लेकर लौटेगा वहां दलित समाज की स्थिति क्या थी, परंपरा के अनुसार वही तो पहुंचाएगा। और उस परंपरा में कभी मुसलमान के खिलाफ कुछ नहीं था। मैं इस पर कभी विस्तार से बात करूंगा। यह अलग बात है कि ऐसा करने में भारत पीछे चला जाता है, यह देश पीछे चला जाएगा। समाज सुधार के प्रयासों से हम लोग उन कुरीतियों से देश को बाहर लेकर आए हैं, लेकिन अगर उन कुरीतियों को संस्कृति के नाम पर, धर्म के नाम पर गरिमायुक्त बता करके, कभी तो गरिमामय मानी ही जाती थी, और फिर वहीं देश को ले जाया जाएगा, तो वही परंपराएं आएंगी, वही कुरीतियां आएंगी। तो दोस्तों, ऐसे में जो नए नायक पैदा हो रहे हैं, चाहे वो चंद्रशेखर आजाद रावण हों, बामन मिश्राम हों, या और जो भी हों, राजरत्न अंबेडकर हों, इनको लंबा संघर्ष करके ही अपना रास्ता तय करना होगा। और इस बीच में जो गैप बनेगा, एक नेता के रुक जाने से और दूसरे नेता के भी पैदा न हो पाने से समाज में उस स्तर तक, इन दोनों में जो गैप बनेगा, इसी बीच समाज को दिक्कत आ सकती है। और ये बात मायावती जी को बहुत जल्दी सोचनी होगी। जितना जल्दी ये सोच लें, जितना जल्दी ये फैसला ले लें, उतना ही ठीक होगा। दोस्तों, मेरी वीडियो आप शेयर करिए, लाइक करिए। यूट्यूब पर एक बेल आइकन होता है, घंटे जैसी आकृति, नवीन कुमार जी बोलते हैं आर्टिकल 19 वाले, वो घंटे जैसी आकृति को भी आप टिक कर लीजिए, ताकि जब ऐसे ही मैं वीडियो बनाकर अपलोड करूं आपको तत्काल सूचना पहुंच जाए। इसके अलावा जिन लोगों को भारत के संविधान पर मेरी लिखी किताब मंगानी है, मेरी लिखी किताब का मतलब मैंने व्याख्या की है, वे लोग
इस किताब को, जो अंग्रेजी और हिंदी दोनों भाषा में अलग अलग, इस फ़ोन नंबर पर व्हाट्सएप करके मंगा सकते हैं। और 5 मार्च से मैं सुबह सुबह संविधान की क्लास आरंभ करने जा रहा हूं। तब तक आप सब अपने सुझाव, अपने विचार भेज सकते हैं कि मुझे कैसे क्लास लेनी चाहिए, जूम पर लेनी चाहिए या यूट्यूब पर लेनी चाहिए। उसका कुछ न कुछ शुल्क रहेगा। मैं तो सोच रहा हूं कि फ्री में रखूं, जिसको जो सहायता करनी हो स्वेच्छा करे, क्योंकि जब अब व्यक्ति 100% इसी में लगेगा तो उसको आर्थिक सहयोग की जरूरत पड़ जाएगी। और भी बहुत सारे खर्चे होते हैं जो इस सहयोग राशि से चलेंगे। लोगों को मदद करनी है तो आप सब अपने सुझाव दीजिएगा। मेरा नंबर ये नीचे है। आज के लिए इतना ही। जय संविधान।